अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न साइकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी की अभी मैं ट्रांसलेशन भी करके बताऊंगी, मत समझना कि मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ इसको, ठीक है। तो आप पहले इसको एक दफा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर इसकी मैं आपको उर्दू में लिटरल ट्रांसलेशन और इसका इस्लाही मायने वगैरह सही से बता दूंगी। अ स्कूल ऑफ थॉट और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इज द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। एक स्कूल ऑफ थॉट एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, is the perspective of a group of people, एक लोगों के एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक पर्सपेक्टिव है, उनका एक नजरिया है किसी चीज के बारे में, ठीक है। नुक्ता नजर है उनका। who share a common characteristics of opinion और outlook of a philosophy, जो किसी फलसफे के बारे में या किसी डिसिप्लिन यानी किसी सब्जेक्ट, किसी नज़्म ज़ब्त के बारे में इस जगह पे डिसिप्लिन को एज अ फील्ड या सब्जेक्ट के तौर पे इसका मतलब लिया जाएगा, या किसी अकीदे के बारे में, किसी बिलीफ के बारे में कुछ लोगों का एक नुक्ता नजर बन जाता है। अ सोशल मूवमेंट, कोई भी एक सोशल मूवमेंट हो रही है, ठीक है। एक इकोनॉमिक्स के बारे में बात चल रही है, कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है, और आर्ट मूवमेंट है। उन सब चीजों में किसी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल मिल के बैठते हैं या नहीं भी बैठते मिलके, तो उनका एक ओपिनियन बन जाता है, वो उनकी राय बन जाती है हर एक बंदे की। और फिर उन सब की राय जब एक जैसी हो जाती है एक ग्रुप ऑफ पीपल की, तो उसको हम क्या कहते हैं? अ स्कूल ऑफ थॉट। जब साइकोलॉजी में इसकी बात होती है तो साइकोलॉजी के बारे में कुछ लोगों की मुत्तफिका राय को हम कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट। जब मुत्तफिका राय हो जाती है यानी कि एक जैसे ओपिनियन वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और उनको कहते हैं क्रिटिक्स। तो हर एक स्कूल ऑफ थॉट में आपको कुछ लोग उनके पायनियर्स के नाम से, फाउंडर्स के नाम से मिलेंगे, और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो उन लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, और जो ही एक वजह बनती है कि उसके बाद हमें नए स्कूल ऑफ थॉट देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं कि ये स्कूल ऑफ थॉट गलत है, ये लोग गलत कह रहे हैं किसी चीज के बारे में, हम ये नया स्कूल ऑफ थॉट इसलिए पेश करते हैं। यहां पे हमारे पास आता है स्ट्रक्चरलिज्म। बेसिक गोल है टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। आप कोई भी निकाल के पढ़ लो स्कूल ऑफ थॉट, आपने उसमें 4 से 5 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है चीजों को। वो क्या चीजें हैं? आपका बेसिक गोल, क्या मकसद है स्टडी का, फाउंडर कौन है, किसने कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म या बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी का, ठीक है। वो लीडर कौन है? स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं एक लीडर बन जाता है, एक बंदा होता है, वो कहता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, और जब 4 से 5 लोग या इससे ज्यादा लोग उसकी बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं, उनकी भी राय उसके बंदे के साथ मुत्तफिक हो जाती है, तो उसको हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उस स्कूल ऑफ थॉट का लीडर कौन था, फाउंडर कौन था? कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन लिप्जिग जर्मनी, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, और फिर किस साल में उस इंसान ने फाउंड किया उस स्कूल ऑफ थॉट को, और फिर उनका मेथड क्या, उनका तरीका क्या है कि वो स्कूल ऑफ थॉट को कैसे लेके चलते हैं। तो इस विदाउट फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म, विल्हेल्म वुंट अंकल ने पेश किया। इनका मकसद ये था कि ये स्टडी करें स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को, सब्जेक्ट मैटर क्या था, ठीक है। इन्होंने किस चीज को पढ़ना था, किस चीज के ऊपर काम करना था, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को। इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि पहली एस्टेब्लिशमेंट क्या थी साइकोलॉजी में। तो व्हाट वाज द फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट और व्हाट वाज द फर्स्ट बिल्डिंग, फिजिकल बिल्डिंग इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी? तो वो थी फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन लिप्जिग जर्मनी बाय विल्हेल्म वुंट। इसके बाद आ जाता है ईयर कौन सा था? 1879 था। माइंड इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। जब स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात करते हैं तो एक तो हमारे दिमाग में आता है माइंड और ब्रेन एक चीज है, एक चीज नहीं है, क्योंकि ब्रेन जो है वो क्या है? फिजिकल चीज है, लेकिन माइंड क्या है? उसका फंक्शन है। तो फंक्शन तो हमें नजर आने वाली चीज नहीं है ना, तो वो चीज फिजिकल नहीं है, लेकिन माइंड जो है वो मौजूद है। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंस्पेक्टर की मैं बात करती हूँ आपसे, तो आपको
फौरन ज़हन में एक बंदा आता है जो किसी चीज़ के बारे में तफ्तीश कर रहा है, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब हुआ? इंट्रो मतलब अंदरूनी, अपने अंदर सोचना, अपने अंदर की हालत बताना, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके ज़मरे में आती हैं? इंट्रोस्पेक्शन के। यानी कि एक इंसान जो है वो खुद के बारे में बता रहा है। तो अब मैं आपको स्ट्रक्चरलिज्म का एक कहानी टाइप बता देती हूँ कि जैसा कि एक जो है वो इंसान है और वो बैठा हुआ है, एक वो साइकोलॉजिस्ट है, एक्सपेरिमेंटर है। उसके सामने कौन है? एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जिस बंदे के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। वो अपने एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट को कहता है कि आप मुझे अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस बताएं कि आप अभी क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर फर्ज करें आपसे पूछती हूँ कि क्लास में है मैं और आप, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्या फील कर रहे हैं अभी, तो आप मुझे बताएंगे कि हल्का सा पंखा चल रहा है, अगर गर्मियां हैं, ठीक है, और बाहर से जो है वो बड़ा अच्छा मौसम है, आज बड़ी ठंडी सी हवा चल रही है, दरवाजा खुला हुआ है या बंद है, लाइट कमरे में कितनी ऑन है, ठीक है, कितनी मतलब लाइट कितनी है कमरे में, कितनी ऑन है ये नहीं गिनना, ठीक है। मतलब आपकी कॉन्शियस एक्सपीरियंस में मैम पढ़ा रही हैं और आप कहीं जो है वो किसी हसीन वादियों में आपका दिमाग है या मैम के लेक्चर में है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? कॉन्शियस एक्सपीरियंस में, ठीक है। आपकी उस स्टेट पे क्या कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। इसके बाद जो है आपका जो है इंट्रोस्पेक्शन इसे कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज को क्रिटिसाइज क्यों किया गया, यानी लोगों ने इसके ऊपर तनकीद क्यों की, ठीक है। तो कुछ लोगों ने, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने एक स्कूल ऑफ थॉट या स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से, कुछ लोगों ने इसकी खिलाफवर्जी की। उन्होंने कहा भाई इसमें ये गलतियां हैं। वो गलतियां क्या है कि अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो वो तो आपको बता देगा कि उसकी कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या है, जैसे आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आप अपनी कॉन्शियस एक्सपीरियंस से बता देती है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा सोच रही हैं या आपको कुछ ऐसा माइंड में है तो आप बेशक में से, मतलब आपकी अपनी मर्जी है ना, क्योंकि आपको कोई चेक तो नहीं करो, यहाँ पे नार्कोटिक टेस्ट तो नहीं हो रहा आपका कोई सच्चाई या झूठ का, जिससे मुझे पता चल सके कि आप सच बोल रही हैं झूठ। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए क्या मुश्किल है कि वो इसलिए गलत है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए कि वो झूठ भी बोल सकता है। लेकिन हमें खाली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स पे तो स्टडीज नहीं करनी, हमने तो अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स पे भी करनी है, हमने बच्चों पे भी स्टडी करनी है, हमने एनिमल्स पे भी स्टडी करनी है। तो जब इन सब लोगों पे और जानवरों पे जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो ये सारे तो एबल ही नहीं है हमें मेंटल प्रोसेस। आप किसी ऐसे इंसान को जिसको अल्लाह पाक ने और बहुत सी चीजों में अच्छा बनाया, लेकिन उसको अल्लाह पाक ने जो है अल्लाह पाक की तरफ से वो जो है उसकी दिमागी हालत थोड़ी नहीं ठीक, तो उस इंसान से जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो तो एबल नहीं है ना इस चीज को बताने का कि उसकी कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या है। आप एक मंकी से पूछ रहे हैं कि भाई आप कैसा महसूस करें, अभी मंकी आपको बताएगा कि भाई मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो इस चीज को हम स्टडी नहीं कर सकते, तो साइंस इसको मना कर देती है। साइंस कहती है कि हम एक ऐसी चीज को स्टडी कर सकते हैं जिसका एविडेंस हो, जिसको हमें पता चले, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें, कोई साइंटिफिक मेथड्स की भी बात होनी चाहिए बीच में। तो इसलिए स्ट्रक्चरलिज्म को कहा गया भाई क्रॉस, आपकी बात हम नहीं मानते, ठीक है, आप नहीं ठीक कह रहे। इसके बाद आ जाता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म वो स्कूल ऑफ थॉट साइकोलॉजी है जिसने कंट्रीब्यूशन दी थ्योरी ऑफ सबकॉन्शियस की, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस की, कॉन्शियसनेस की, और ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्या होती है चेंजिंग एनवायरनमेंट? एक नोवेल एनवायरनमेंट, एक नई एनवायरनमेंट, एक नई सराउंडिंग में जब आप जाते हो तो उसमें जब आप उस चीज को अडेप्ट कर लेते हो, उसके आदी हो जाते हो, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की, और इसके फाउंडर कौन है? विलियम जेम्स अंकल हैं। इन्होंने किस चीज की बात की? फंक्शनलिज्म की। फंक्शनलिज्म कहता था कि हमारा बेसिक गोल है कि हमको स्टडी करना है फंक्शन ऑफ माइंड को, ठीक है। इसके बाद है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने डेफिनेशन याद करनी है, इंपॉर्टेंट है फंक्शनलिज्म की। इसका ईयर है वो है 1890। इसके बाद हमारे पास आ जाती है साइकोएनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट। साइकोएनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट वो स्कूल ऑफ थॉट है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। सिगमंड फ्रॉइड कौन से अंकल हैं? ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दिया साइकोएनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट। बेसिक गोल था इनका टू स्टडी अनकॉन्शियसनेस, डिजायर्ड, रिप्रेस्ड। अनकॉन्शियसनेस क्या है? एक ऐसी दिमाग की, एक ऐसी माइंड की स्टेट, एक ऐसी माइंड का हिस्सा
जहाँ पे आपके ख्वाहिशात, जो ऐसी ख्वाहिशात जैसे कि हर लड़की की, ऑलमोस्ट एवरेज लड़की की ख्वाहिश होगी कि भाई मैं बड़े होके या मैं जो ना शहजादी बनूं, ठीक है, आई एम अ प्रिंसेस, एंड फ्रॉक्स पहनने की छोटी छोटी बच्चियों की, ठीक है। तो ये क्या है, डिजायर, एक ऐसी ख्वाहिश जिसको रिप्रेस कर दिया गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आपसे शहजादी अपने माँ बाप के लिए अपने हिसाब से हो, मगर आप एक महल में और इस तरह की शहजादी नहीं हो, ठीक है। फिर होती है बैड मेमोरीज। एक तो ये एग्जाम्पल होगी कि आपकी ख्वाहिशात जो नॉर्मल बच्चों की, नॉर्मल इंसान की होती है, वो रिप्रेस होगी, ये आपके अनकॉन्शियस में चली गई। दूसरी चीज बैड मेमोरीज, कोई भी आपके बचपन में ऐसा वाकया हुआ हो, कोई चोर आ गया हो, कोई हादसा हुआ हो, ठीक है, जो आपकी डाकू शाकू आपने कहीं देखे हो, वो सारी चीजें आपकी जो है अनकॉन्शियस स्टेट में हो और वो आपकी रिप्रेस हो जाए, वो आपकी दफन हो जाती है आपके अनकॉन्शियस स्टेट में। सिगमंड फ्रॉइड ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 1890s में किसकी थ्योरी दी, साइकोएनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट दिया। इन्होंने दो थ्योरीज भी दी, दो मेथड्स भी दिए, दो टेक्निक्स दी, साइकोएनालिटिक टेक्निक्स, जिनका नाम था फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस। इसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं ना जब हम, तो जिस इंसान पे एक्सपेरिमेंट होता है उसका जो हम नाम रखते हैं एक्सपेरिमेंट में, उसको हम कहते हैं सीडेनिम, ठीक है। इसको सीडेनिम प्रोनाउंस करते हैं और इसकी स्पेलिंग है PSEUDONYM, ठीक है। तो आपको ये भी MCQ में आ सकता है कि फ्रॉइड की थ्योरी में, फ्रॉइड की कंट्रीब्यूशन में उसकी जो थी एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट जो थी, उनका नाम क्या था, तो NO था, इनका सीडेनिम था, और रियल नेम था इनका बर्था पपेनियम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्कूल ऑफ थॉट और साइकोलॉजी, साइकोएनालिटिक के स्टेजेस। आपने टाइटैनिक का नाम सुना होगा, उसमें आपको पता होगा कि उसमें एक आइसबर्ग थी। आइसबर्ग एक बहुत ही बर्फ का बहुत बड़ा तोदा था, जिसका इतना हिस्सा जो था वो आपका था पानी में और इतना हिस्सा पानी के बाहर है था। यहां पे हमारे पास क्या आ जाता है, ये जो हिस्सा था हमारा वो आ जाता है कॉन्शियसनेस का। ये वाला जो हिस्सा आपका आता है वो आपकी प्रेजेंट स्टेज होती है, यानी कि आपकी प्रेजेंट स्टेज जो अभी आप क्या महसूस कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, आपकी कॉन्शियसनेस में। आपकी सेल्फ अवेयरनेस एट द राइट टाइम, राइट नाउ। इसके बाद आ जाती है सब और प्री कॉन्शियसनेस। सब कॉन्शियसनेस या प्री कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं, आपको मैं अभी क्विकली एक क्वेश्चन करती हूँ कि भाई आप मुझे ये बताओ कि आपके 5 क्लास में कितने मार्क्स थे। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन ऐसा इवेंट है, ऐसा छाप है उस पास्ट एक्सपीरियंस का आपकी लाइफ पे कि आपको एकदम से तो नहीं याद आएगा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद आपको याद आ जाएगा। तो ये एक ऐसा माइंड में, एक माइंड की दूसरी तह में आपकी ये चीजें मौजूद हैं। इसके बाद आ जाता है अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस आपकी जो रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं, जो बैड मेमोरीज हैं, गुड मेमोरीज हैं, मोस्टली बैड मेमोरीज हैं, वो आपकी बचपन की जो आपकी अनकॉन्शियस में रह गई हैं और वो आपको तंग करती हैं, वो आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंस पे इफेक्ट करती हैं। ये सारा बताया फ्रॉइड ने। ये थी उसकी 3 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसकी 3 स्टेजेस ऑफ ईगो थी, इड, ईगो और सुपर ईगो। इट क्या है कि एक बच्चा है, वो क्लास में बैठा हुआ है प्रेप में, वो कह रहा है कि भाई मुझे बहुत भूख लगी है, वो बैग से चिप्स का पैकेट खोलता है और खाने लग जाता है। ही डज नॉट केयर और शी डज नॉट केयर कि टीचर देख रही है और मैं क्लास में हूँ, क्योंकि उसका प्लेजर प्रिंसिपल ड्रिवन है वो बच्चा, ठीक है। प्लेजर प्रिंसिपल से वो काम करता है। प्लेजर, उसको जिस चीज में प्लेजर मिलता है यानी सुकून मिलता है वो करता है और वो फौरन से कर लेता है उस चीज को। वो घबराता नहीं है, वो देखता नहीं है, वो हेजिटेट नहीं करता उस चीज को करने से पहले, और वो जो है वो बच्चा कर लेता है। एज कंपेयर टू सुपर ईगो, जिसमें वो बच्चा अगर क्लास में है और वो कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो वो कहता है कि मैं अभी नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि अभी टीचर पढ़ा रही है और ये टाइम नहीं है, मौका नहीं है, ठीक है। तो ये सुपर ईगो में आ जाता है, ठीक है। ईगो क्या है, एक मुतवाजन है, एक इंटरमीडिएट लेवल है इड और सुपर ईगो के दरमियान। ईगो कहती है कि भाई खा लो, अभी जो है खा लोगी बाद में, लेकिन अभी जो है ना पानी शानी पी लो,
ठीक है, ताकि यही ना हो बेहोश भी ना हो, आराम से पानी शानी पी लो, अभी क्लास में मैम से इजाज़त लेके पानी पी लो, उसके बाद खा भी लेंगे कुछ बाहर जाके, फ़ौरन कैफ़े चले जाएंगे, ठीक है। अभी क्लास वैसे भी तो ख़त्म होने वाली है, यानी कि ईगो जो है वो संभाल देती है इंसान को। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लिखे हुए हैं। यहाँ पे इरोस कहते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट को, ठीक है, इरोस लाइफ इंस्टिंक्ट को कहते हैं, थैनेटस कहते हैं डेथ इंस्टिंक्ट को, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप बेशक इग्नोर कर सकते हैं, अगर आपको देखनी है तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद आ जाता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म वो स्कूल ऑफ थॉट था जो पिछले जितने भी स्कूल ऑफ थॉट थे ऑलमोस्ट उन सब के अंदर जो फ्लॉज थे उनको पुर करने आया था, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ फ्लॉज थे जो क्रिटिसिज्म में आए, क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया उन चीज़ों को। लेकिन पहले ये पढ़ लेते हैं कि ये बेसिक गोल क्या था। स्टडी करना था हमने बिहेवियर को, क्योंकि ये बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्वेबल होता है। फाउंडर कौन है? जॉन बी वॉटसन, और ईयर क्या है इनका? 1913। मेन इंस्पिरेशन क्या है? आइवन पावलोव, जो आइवन पावलोव अंकल का जो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, पहले वो साइंटिस्ट थे फिर रशियन साइकोलॉजिस्ट भी बने। उन्होंने, रशियन तो वो थे ही, पहले वो साइंटिस्ट थे फिर साइकोलॉजिस्ट बने, और उन्होंने जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वो डॉग का एक्सपेरिमेंट मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी उस वीडियो का जिसमें डॉग का एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइवन पावलोव ने क्या किया कि जो जॉन बी वॉटसन थे उन्होंने इंस्पिरेशन ली आइवन पावलोव के एक्सपेरिमेंट से कि भाई जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी इंसान को, जानवर को या किसी भी बच्चे को अपने एक्सपेरिमेंट में, तो हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, आपको आंखों से दिख रहा होता है एविडेंस चीज का, ठीक है, आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। तो वो क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है, इसलिए हम साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर कह सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इस पे क्रिटिसिज्म कि इन्होंने कहा कि भाई आपने मेंटल प्रोसेसेस को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है, तो इसलिए अगला आ गया कॉग्निटिव बेसिक गोल। कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी, इन्होंने कहा कि स्टडी करना है हमें ह्यूमन कॉग्निशन को, हायर मेंटल प्रोसेसेस को, रीजनिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, इंटेलिजेंस को। हायर मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं? हायर मेंटल प्रोसेसेस होते हैं आपकी थिंकिंग, आपकी इमेजिनेशन, आपकी लैंग्वेज, आपकी परसेप्शन, ठीक है, ये सारी किस में आ जाती है? हायर मेंटल प्रोसेसेस में। कॉग्निशन किसे कहते हैं? थिंकिंग को, थॉट प्रोसेस को। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके मेंटल प्रोसेसेस में। और हायर मेंटल प्रोसेसेस कॉग्निशन, परसेप्शन वगैरह आ जाते हैं। फाउंडर क्या है? एरन बेक है। ईयर कौन सा है? 1950s। कंट्रीब्यूशन क्या है? इंटेलिजेंस, इनसाइट, लर्निंग। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट की जितनी भी हैं कंट्रीब्यूशंस, ये आपको ख्वाबों में भी आएंगी अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट है ना। तो आपको इंटेलिजेंस, इनसाइट, लर्निंग, परसेप्शन, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव थेरेपीज, आप इतनी दफा इन चीजों को पढ़ोगे तो अभी से पढ़ना शुरू हो जाओ। अगर आप इनिशियल लेवल्स में हो साइकोलॉजी की, एज मेजर पढ़े हो, एज माइनर पढ़े हो, डजंट मैटर, ये वाली जो टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थेरेपीज टू ट्रीट डिप्रेशन, अदर मेंटल डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। इसके बाद आ जाता है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहती है बेसिक गोल है हमारा भाई, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, और होल इज बेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। वो कहते हैं कि कॉग्निटिव, स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म, सब चीज़ों को हम रिजेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि जो कंप्लीट चीज़ है, मैक्स वर्दाइमर और कर्ट कोफका अंकल कहते हैं कि जो कंप्लीट चीज़ है वो बहुत अच्छी लग रही है हमें, और ये जो है बेहतर है, बेहतरीन है किसी भी स्ट्रक्चर से। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कि मैंने पिज्जा खाया और इट वॉज वेरी डिलिशियस। आपके दिमाग में ये बात समझने की ताकत है। किसके मुताबिक? मैक्स वर्दाइमर, कर्ट कोफका अंकल, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के मुताबिक। वो कहते हैं कि भाई आपकी एक लाइन ने हमें बता दिया कि आप बहुत खुशी से आपने पिज्जा खाया और आपको बहुत पसंद आया, लेकिन बाकी जो साइकोलॉजिस्ट पिछले गुजरे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आपको हमें पूरी बात समझानी होगी कि द क्रस्ट वॉज वेरी
यमी, इट वाज थिन क्रस्ट और थिक क्रस्ट, जो भी आपको पसंद है, और वो सॉफ्ट था या हार्ड था, या जो है वो क्रिस्पी था या नहीं था, सॉफ्ट था, या जो है वो पेपरोनी जो थी वो बड़े मज़े की थी, उसके ऊपर जो टिक्का था, जो कैप्सिकम, जो वेजीज मैंने डलवाई थी, जो चीज़ थी, डबल चीज़ थी, बड़े ही मज़े की थी। तो ये सारे फिनोमेनास कौन पढ़ा और होता है? वो गेस्टाल्ट कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें होल को पढ़ना है, और होल एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आता है ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इनका स्लोगन था ह्यूमन बीइंग्स आर गुड बाय नेचर। ये किसके जवाब में आया? हर एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो किसी न किसी के जवाब में आया। तो ये साइकोएनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट, साइकोएनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट सिगमंड फ्रॉइड ने काफ़ी ऐसी बातें भी बीच में की जो बहुत से लोगों ने, बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने उसके साथ डिसएग्री किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने जो है जो फ्रॉइड अंकल थे उन्होंने दिया ओरल एनाफेलिक लेटेंसी एंड जेनिटल्स की 5 स्टेजेस थी, जिसका भी मैं आपको लिंक भेज दूंगी, तो वो उसमें डिटेल में आपको बताऊंगी कि भाई उनकी ये जो 5 स्टेजेस थी उसमें क्या क्या बातें हुई। ठीक है, तो वो लोग इससे डिसएग्री करते थे। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी कॉल्ड रॉजर्स अंकल इससे डिसएग्री करते थे, और वो कहते थे कि इंसान की फितरतन इंसान बहुत अच्छे होते हैं और अच्छे होते हैं। एवरी ह्यूमन हैज़ हिज और ओन फिनोमेनोलॉजिकल फील्ड। हर इंसान की अपनी एक दुनिया होती है, ठीक है, और लाजमी नहीं है कि हर कोई जो है वो जेनिटल्स ड्रिवन हो, हर कोई जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल को ज़्यादा जो है वो वक़्त देता हो। ऑल्दो वो हर इंसान की लाइफ का एक हिस्सा है, एक पॉइंट पे आके, एक सर्टेन एज पे आके, लेकिन हम इससे डिनाई करते हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं इसके। ठीक है, ह्यूमन बींग्स कैन मेक देयर ओन ईदर गुड और बैड लाइफ्स एंड डिसीजंस एक्सेट्रा। वन शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज और हर ओन लाइफ। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वेदर वो स्टूडेंट है, टीचर है, प्रिंसिपल है, जो है इवन एक मजदूर है, तो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मेथड क्या है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है इनकी, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी इनकी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक इसमें ज़्यादातर है, इसमें अप्रोच है, और इसमें ह्यूमनिस्टिक मेथड भी कह सकते हैं, अप्रोच भी कह सकते हैं, और थेरेपी है इनकी कंट्रीब्यूशन में आ जाती है। फाउंडर कौन है? कार्ल रॉजर्स हैं, एंड दे हैव अ टेंडेंसी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये कहते हैं कि इंसानों में टेंडेंसी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। इसके बाद आ जाता है जी अल्लाह हाफिज़ कहने का टाइम। आई होप कि आपको ये सारी जितने भी स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी थे अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, एंड थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। आप उसको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है आप लिंक्स जो सारे मिल जाएंगे आपको कुछ क्वेश्चंस के, लेकिन बाकी जो आपको नहीं समझ आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं समझ आई, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। एंड जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, एंड लाइक भी कर देना अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।